कर्नल ने स्याह तिल के बारे में सही रिपोर्ट सुनकर कहा, मैंने खुद ही लेडी एक्स को समझा दिया था कि अगर इसके बाएं कोले पर तिल हो तो वह जान पोकर के सामने आकर गलत रिपोर्ट पेश करे। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बाप से झूठ क्यों कहा गया है? मैं पहले नहीं जानती थी, अब समझ गई कि कर्नल ने लेडी एक्स को झूठ बोलने का हुक्म दिया था। मैंने इस पर जाहिर किया कि मैं पहले ही से इसके इरादों को समझती हूँ। मैंने कहा, मैं जानती हूँ आप ये नहीं चाहते कि वो अंग्रेज मुझे यहाँ से ले जाए। अगर मैं जाती तो बिल्ली भी मेरे साथ जाने के लिए मचल जाती। अगर उसे जबरन रोका जाता तो आप लोगों के इशारे पर चलने से इनकार कर देती। कर्नल ने मुस्कुराकर कहा, झूठ बोलने और कत्ल करने वाली औरत मंसूबे बनाना और दूसरों के मंसूबों को समझना जानती है। मैंने कहा था, आज तुम्हारी और केदार की आखिरी आजमाइश है। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों किस हद तक अपनी असलियत छुपा कर रखते हो। मैंने सजाए मौत की धमकी दी, मगर तुम दोनों ने अपनी असलियत जाहिर नहीं की। जान पोकर ने तुम्हें स्याह तिल से पहचानना चाहा, फिर भी तुम खुद को छुपाती रही। मुझे ऐसे ही जिद्दी और अटल फैसला करने वालों की जरूरत है, जो मौत के मुंह में पहुंचकर भी अपने राज की हिफाजत करते रहें। ऐसे ही लोग सीक्रेट सर्विस के मेंबर बनते हैं और दूसरे ममालिक में जाकर अगर कभी पकड़े भी जाएं और मौत से बदतर सजाएं भी मिलें, तब भी अपनी असलियत जाहिर नहीं करते। मैं तुम दोनों को कानून के हवाले नहीं करूंगा। तुम और केदार इस महकमे में रहोगे और भवानी शंकर के मातहत रहकर ट्रेनिंग हासिल करोगे। 6 माह बाद इस मुल्क से बाहर एक अहम मिशन पर जाओगे। मगर याद रखो, अपने देश की वफादारी तुम्हें फायदा पहुंचाएगी। अगर किसी मरहला पर तुम में से किसी ने गद्दारी की तो इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने और केदार ने कसम खाई कि हम वफादार बनकर रहेंगे और दूसरे मुल्कों में जाकर अपने देश की भलाई के लिए काम करेंगे। सच पूछो तो मेरे दिल में ना देश की मोहब्बत थी, ना प्रदेश जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन फांसी के फंदे से बचने के लिए अब इस देश को छोड़ देना जरूरी हो गया था और ये हमारे लिए बेहतरीन मौका था। सीक्रेट सर्विस वाले खुद ही हमें देश से बाहर ले जा रहे थे। मैंने सोच लिया कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर ही इस बिल्ली को किसी नौजवान के मुंह से नहलाऊंगी, और वहां इसका मौका नहीं था। हमें इमारत के अंदर घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई थी, मगर बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वैसे मैं रोज़ाना 50 मरतबा मंतर पढ़ती थी ताकि सामी की आत्मा बिल्ली के जिस्म से आज़ाद ना हो सके। इसी वक्त सामी ने जब ये सुना कि खुद कर्नल भी इसके बाप को धोखा देने में शरीक है और इसी ने लेडी एक्स को हुक्म दिया था कि इसके बाप के सामने स्याह तिल का जिक्र ना किया जाए, तो इस साजिश पर वो कर्नल को घुरा कर देखने लगी। इसके घुराने का अंदाज ऐसा ही था जैसे इस पर हमला करने वाली है। भवानी शंकर ने खतरे को भांप कर फौरन ही इसे गोद में उठा लिया और प्यार से इसकी मुलायम पुस्त को सहलाते हुए इसका गुस्सा ठंडा करने लगा। इजी बेबी इजी, वो इसे समझा रहा था। सामी की गुराहट धीमी पड़ गई। सबने यही समझा कि इसका गुस्सा ठंडा हो गया है, लेकिन मैं जानती थी कि वो कैसी जिद्दी है। एक बार किसी को दुश्मन समझ ले तो आखिर वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ती। मैं समझ गई कि कर्नल की भी शामत आ गई है। ये कहकर छमिया जरा देर के लिए खामोश हो गई। मैं रस्सियों से बंधा हुआ प्याल के बिस्तर पर यूं पड़ा था जैसे मेरे हाथ पांव नहीं है। एक तो मैं जख्मों से चूर था, दूसरे केदार ने कुछ ऐसी मजबूती से मुझे बांध रखा था कि इस रस्सी का खुलना तो दूसरी बात, इसके पेच भी ढीले नहीं हो रहे थे। मैं एक अपाहज बनकर रह गया था। ये सोचकर नदामत सी हो रही थी कि सामी एक लड़की होकर हजारों हंगामों को जन्म दे रही थी, कदम कदम पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही थी, और मैं मर्द होकर अपाहिज की तरह पड़ा हुआ था। क्या मैं मर्द की तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या मैं खुद को और सामी को आने वाले खतरे से नहीं बचा सकता? ये सवालात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे और मैं खुद को समझा रहा था कि ऐसे वक्त जिस्मानी कुव्वत काम नहीं आती, सिर्फ दिमागी कुव्वत से काम निकलता है, और इसके लिए मुझे सब्र और तहम्मुल से किसी मौके का इंतजार करना होगा। सामी की दास्ताने हयात भी यही बताती थी। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, वो मंत्रों से बिल्ली के जिस्म में कैद हो गई थी। ना मैं रस्सियों से आज़ाद हो सकता था, ना वो बिल्ली के जिस्म से रिहाई हासिल कर सकती थी। इसके बावजूद उस ज़हनी सलाहियतों से काम लेकर दुश्मनों को परेशान कर रही थी। मैंने छमिया से कहा, सामी अपने बाप के करीब आकर बिछड़ गई थी। इस बात का उसे गहरा सदमा था। इसका बस चलता तो वो इन तमाम लोगों को कच्चा चबा जाती जिन्होंने इसके बाप से झूठ कहकर इसकी बेटी से जुदा कर दिया था। क्या इसने कर्नल को माफ कर दिया था? छमिया यूं दांत पर दांत जमाए बैठी थी जैसे ख्याल ही ख्याल में सामी को दांतों तले पीस रही हो। फिर वो नफरत से बोली, वो दुश्मनों को माफ करना नहीं जानती। अगरचा मैं भी इसकी दुश्मन हूँ, लेकिन मजबूरन मेरी ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रही है, वरना इसने लेडी एक्स और कर्नल से इंतकाम ले लिया था। कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। वे गहरी सांस लेकर बोली, शुरू में पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रही है और बड़ी खामोशी से कैसी चालें चल रही है। इस वक्त जबकि भवानी शंकर उसे गोद में लेकर सहला रहा था कि सामी ने उसे सिग्नल दिया। भवानी शंकर ने कर्नल से कहा, ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाऊं? यहाँ इसे छोड़ दूंगा तो ये आप पर हमला करेगी। कर्नल ने इसे दूसरे कमरे में जाने की इजाजत दे दी। मुझे भी सामी के साथ जाना पड़ा क्योंकि वो मुझे तनहा किसी के पास नहीं छोड़ती थी। दूसरे कमरे में आकर भवानी शंकर ने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और कागज और पेंसिल लेकर सामने खड़ा हो गया। सामी अगले दोनों पंजे उठाकर सिग्नल के जरिए उसे कुछ कहने लगी। वो तमाम बातें नोट करने के बाद मुझे और सामी को वहां तनहा छोड़कर बाहर चला गया। इस वक्त तक मैं
इस वक्त तक मैं इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि वो बिल्ली के जिस्म में कैद है, ना मुझे छोड़कर जा सकती है, ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। 15 मिनट के बाद भवानी शंकर 2 फौजी जवानों के साथ आए और मुझसे कहने लगा, ये बिल्ली कहती है कि इसकी एक ख्वाहिश पूरी की जाए। अगर पूरी ना की गई तो ये हमारा हुक्म मानने से इनकार कर देगी और हमारे साथ किसी भी मिशन पर जाने से इनकार कर देगी। तुम जानती हो कि ये बिल्ली हमारे लिए कितनी अहम है। हम इसकी अदना सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना अपना बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे तुम्हें 12 घंटों के लिए कैद कर देने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये कहकर उसने फौजी जवानों को इशारा किया और वो दोनों मेरे करीब आए और नायलॉन की डोरी से मेरे हाथ पांव बांधने लगे। मैंने परेशान होकर सामी की तरफ देखा, फिर भवानी शंकर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ पांव बांधने से इस बिल्ली को क्या फायदा पहुंच सकता है? भवानी शंकर ने जवाब दिया, मुझे इसे कोई गरज नहीं है कि इस बिल्ली को क्या फायदा पहुंचेगा। हम अपने फायदे पर नजर रखते हैं। इसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने में हमारा नुकसान ही क्या है? अगर तुम 12 घंटे तक इसी तरह बंधी रहोगी तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? ये चाहती है कि तुम्हें बांध कर तुम्हारे कमरे में कैद कर दिया जाए। इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। कमरे के बाहर दरवाजे पर लेडी एक्स पहरा देगी और तुम किसी से बात नहीं करोगी, तन्हाई में भी नहीं बड़बड़ाओगी। इसके लिए हम 12 घंटे तक तुम्हारा मुंह बंद कर रहे हैं। वो कह रहा था। उसके कहने के मुताबिक एक फौजी जवान मेरे मुंह में रुमाल ठूंस कर मेरे होंठों को बंद रखने के लिए पट्टी बांध रहा था। तब सामी की चाल मेरी समझ में आ गई। वो चाहती थी कि मेरी जुबान और मेरे होंठ बंद रहें ताकि मैं इस रोज 50 मरतबा मंत्र ना पढ़ सकूं। एक दिन मंत्र पढ़ने का नागा होते ही इसकी रूह बिल्ली के जिस्म से आजाद हो जाती, इसलिए इसने मेरा मुंह बंद करवा दिया था। दोनों फौजी जवान मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले गए। वहां मुझे बिस्तर पर डाल दिया और सामी को मेरे पास छोड़कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद भवानी शंकर लेडी एक्स के साथ आया। सामी के सामने इसने यकीन दिलाया कि इसकी ख्वाहिश के मुताबिक लेडी एक्स कमरे के बाहर पहरा देगी। वहां मेरी मदद करने और मेरा मुंह खोलने के लिए केदार भी नहीं आ सकेगा। ये कहकर भवानी शंकर चला गया। लेडी एक्स नफरत से सामी को देख रही थी क्योंकि इसने इसकी एक आंख जख्मी कर दी थी। इस वक्त इसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो अपनी दूसरी आंख से सामी को घूर रही थी। इसका बस चलता तो वो इसका गला घोंट देती, लेकिन अफसराने आला का हुक्म था कि सामी की हर ज्यादती को बर्दाश्त किया जाए और इसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। वो जरेला बड़बड़ाती हुई बाहर चलेगी और मेरे कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। सामी मेरे बिस्तर के करीब एक मेज पर बैठी मुझे घूर कर देखती रही। वो जानती थी कि हर रात 9 बजे जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए आती हूँ तो सोने से पहले वो मंत्र 50 बार पढ़ती थी। दस्तूर के मुताबिक मैंने पिछली रात 10 बजे तक वो मंत्र पढ़ा था। इस वक्त शाम हो रही थी। अब 4 घंटे के अंदर फिर मुझे वही मंत्र पढ़ लेना चाहिए था और मैं नहीं पढ़ सकती थी। मैंने इंतजार किया कि 7 बजे डिनर के लिए गांग बजेगा तो लेडी एक्स मेरे लिए खाना लाएगी। खाने के लिए तो मेरा मुंह खोलना पड़ेगा। इस वक्त मैं लुकमे चबाने के दौरान वो मंत्र पढ़ लूंगी। 7 बजे गांग की आवाज सुनाई दी। मेरी नजरें दरवाजे पर जम गई। मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही। 8 बज गए, फिर 9 बज गए। दरवाजा नहीं खुला। कोई मुझे पूछने नहीं आया। सामी ने हर पहलू पर अच्छी तरह सोच लिया था। शायद इसी ने भवानी शंकर से कहा होगा कि मुझे इस रात का खाना नहीं दिया जाए, एक घूंट पानी भी नहीं पिलाया जाए, मेरी कोई ऐसी जरूरत पूरी ना की जाए जिससे मुंह खोलने की जरूरत पेश आए। मैं सामी को घूर कर देखने लगी और दिल ही दिल में से गालियां देने लगी। काश मैं दिल ही दिल में मंत्र पढ़ सकती। पढ़ने को तो पढ़ सकती थी, मगर मंत्र पढ़ने के कुछ असूल होते हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं जिन पर मैं इस वक्त अमल नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। 24 घंटे पूरे हो रहे थे। गुरु महाराज ने कहा था कि 24 घंटे में एक बार जरूर मंत्र पढ़ना होगा। उन्होंने 50 बार पढ़ने को कहा था। मैं एक बार भी नहीं पढ़ सकती थी। मैं बेचैनी से तिल मिलाने लगी। मुझे इस तरह बांधा गया था कि मैं आजाद नहीं हो सकती थी। तुम मेरी मजबूरियों को समझ सकते हो क्योंकि तुम भी इस वक्त रस्सियों से बंधे हो। शमिया की बात सुनकर मैंने पहली बार कहका लगाया। दरअसल मैं कहका लगाकर सामी की जहानत पर अपनी मसरतों का इजहार कर रहा था। इसकी जहानत के आगे शमिया के तमाम मंत्र पानी हो जाते थे। इसने हजार हा पाबंदियों और मंत्रों के बावजूद शमिया को बांधकर मेरी तरह बेबस कर दिया था। सामी के हौसले और सलाहियतें ये सिखा रही थी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने भी इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए, बल्कि बड़ी दिलजमी और खुद एतमादी से अपनी जात को काम में लाना चाहिए। सच पूछो तो अलबेली हसीना मुझे मौत के मुंह में भी जिंदा रहने का हौसला दे रही थी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। क्या सामी की रूह बिल्ली के जिस्म से आजाद हो गई? हाँ, शमिया ने जवाब दिया। 24 घंटे के बाद इस मंत्र का असर खत्म हो जाता है। इस रात ठीक 10:05 पर सामी ने बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। वो बड़ी आहिस्तगी से मेज पर से लुढ़क गई। मैं समझ गई कि इसकी रूह बिल्ली के जिस्म को छोड़कर जा चुकी है। अब ना जाने वो कैसे हंगामे करने वाली थी। कभी कभी मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैंने क्यों इस खतरनाक लड़की का जिस्म हासिल किया। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि न जाने किस वक्त क्या कर गुजरेगी। जी में आता है कि इसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाऊं और कह दूं कि ले अपना जिस्म वापस ले ले और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन जब आईने में ये दिल मोह लेने वाला हसीन सरापा देखती हूँ तो इस बदन को छोड़ने को जी नहीं चाहता। मैं भी जिद में आ जाती हूँ, फैसला कर लेती हूँ कि इसका मुकाबला करती रहूंगी। अगर कभी हारने की घड़ी आई
तो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए इसके इस हसीन जिस्म को जलाकर राख कर दूंगी। बहरहाल बिल्ली के जिस्म को बेजान होते देखकर मैं कमरे में चारों तरफ आंखें फाड़कर देखने लगी। ये मेरी हमाकत थी कि मैं इसकी रूह को देखना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि रूहें इंसानी आंखों को नजर नहीं आती। बस गैर इरादी तौर पर मैं उसे घूरने लगी थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और लेडी एक्स अंदर आ गई। इसने बिल्ली के मुर्दा जिस्म को देखा। शायद वो समझ रही थी कि बिल्ली सो रही है। वो मेरे करीब आती हुई बोली, क्या भूख लग रही है? मैं जुबान से कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए हाँ के अंदाज में सर हिला दिया। तुम्हें कितनी बेदर्दी से बांधा गया है, तकलीफ तो हो रही होगी। अचानक मैंने महसूस किया कि वो तंजिया अंदाज में मुझसे पूछ रही है। लेडी एक्स इस अंदाज में बातें नहीं करती थी। मैंने उसे हैरानी और परेशानी से देखा तो वो कह के लगाने लगी। फिर मेरे कुछ समझने और कहने से पहले ही इसने कहा, चुड़ैल, तू सामी के जिस्म में रहकर सामी नहीं बन सकती। इसी तरह इस लेडी एक्स के जिस्म में समा कर मैं लेडी एक्स नहीं बन सकती। मुझे अच्छी तरह पहचान ले। मैंने पहचान लिया, वो सामी थी। उसने लेडी एक्स को खत्म कर दिया था और इसके जिस्म में समा कर मेरे पास आई थी। मुझे परेशान होते देखकर उसने कहा, तू मुझे किसी एक जिस्म में कैद करने और मार डालने के लिए कितने मंत्र सीखेगी? इस दुनिया का कोई मंत्र हो, कोई साइंसी शुबदा हो या कोई भी इल्म हो, सब दिमाग से पैदा होते हैं। तू अपने गुरु महाराज के दिमाग से सीखेगी, मैं अपने दिमाग से इसका तोड़ करती रहूंगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस मंत्र से कैसे निजात हासिल कर सकती हूँ, जिसे तो रोजाना पढ़ती है। मेरी समझ में ये बात आई कि मैं किसी तरह अपना एक हमदर्द और मददगार पैदा करूं। उसके लिए जरूरी था कि लोग मेरी तरफ मतवज्जो हों। लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने पहली बार बनिए की दुकान में खोटे और खरे सिक्के की पहचान की। घर के सामने वाले होटल में आए दिन नित नए तमाशे करती रही। धर्म के मुताबिक हर मर्द और औरत के दिमाग में आवागोन का ये अकीदा बिठा दिया है कि मैं पिछले जन्म में एक नारी थी और इस जन्म में बिल्ली बनकर आई हूँ। मेरा ख्याल था कि इस दौरान किसी से मेरी दोस्ती हो जाएगी और मैं उसे अपना हमदर्द बना लूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम सीक्रेट सर्विस के महकमे में चले आएंगे और इस इमारत में कैद हो जाएंगे। ये भी अच्छा ही हुआ, यहाँ मैंने भवानी शंकर को मजबूर कर दिया है कि वो मेरे हर हुक्म की तामील करे। मैं अच्छी तरह समझती हूँ ये सब मतलब के बंदे हैं, अपने मतलब की खातिर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और ये ख्वाहिश किस तरह पूरी हुई है ये तुम देख रही हो। तुम मुझे बिल्ली के जिस्म में कैद करना चाहती थी, मैंने तुम्हें कैद कर दिया है। तुम्हें इस काबिल नहीं रखा कि एक बार भी मंत्र पढ़ सको। ये दुरुस्त है कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक कैदी बनाकर नहीं रख सकती। तुम भूखी प्यासी रहोगी तो मेरे ही जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी। मैं बिल्ली के जिस्म से आजाद होने के बावजूद अपने जिस्म को तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जा सकती, वरना मैं लेडी एक्स के इस रूप में इमारत से बाहर जाना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। एक बार मैंने सोचा कि मैं सिंगिंग के जरिए भवानी शंकर को अपनी और तुम्हारी दास्तान सुना दूं कि किस तरह दो औरतों के दरमियान जादू और जहानत का मुकाबला जारी है। लेकिन ये बातें भवानी शंकर को बताने में मुझे अपना फायदा नजर नहीं आया। वो और अफसराने आला हर हाल में यही चाहते हैं कि मैं बिल्ली बनकर इनके अहम मिशन में काम आती रहूं। अब से 2 दिन पहले भवानी शंकर ने मुझसे मेरी हकीकत पूछी थी। इनमें से कई अफसरों को शुबा है कि मेरे साथ कोई जादुई चक्कर है और कई अफसर जादू टूने को अहमकों की दिमागी पैदावार कहते हैं, लेकिन अपने धर्म के अकीदे पर सब मुतफिक हैं। मैंने भी यही जवाब दिया कि शायद मैं पिछले जन्म में कोई पढ़ी लिखी औरत थी, मुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है, ये सब भगवान की लीला है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। और वो लोग भी ज्यादा उलझना नहीं चाहते। इन्हें इत्मीनान है कि उन्होंने तुम्हें और केदार को अपने शिकंजे में कस लिया है। तुम दोनों इन्हें धोखा देकर कहीं जा नहीं सकोगे और तुम्हारी वजह से मैं भी इनके साथ रहूंगी, उनके काम आती रहूंगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? यही कि मेरा जिस्म जो तुम्हारे पास है इसे तुमसे छीन लूं, तुम्हारे सांस लेने के रास्ते में दीवार बन जाऊं। इस तरह हमारे दरमियान सख्त मुकाबला होगा। अगर मैं जीत गई और अपने जिस्म में समा गई तो तुम्हारी रूह यहाँ किसी के जिस्म में समा कर इमारत से बाहर नहीं जा सकेगी, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, फौजी आदाब से नावाकिफ हो और ना ही केदार को यहाँ छोड़कर जा सकती हो। हत्ता के बिल्ली के जिस्म में समाकर सिंगिंग के खुफिया पैगामात को नहीं समझ सकोगी। इसी तरह मैं भी अपना जिस्म हासिल करके इस इमारत से बाहर नहीं जा सकूंगी। हम दोनों मजबूर हैं, एक दूसरे की मदद के बगैर सीक्रेट सर्विस के इस महकमे से निजात हासिल नहीं कर सकेंगे। फिलहाल दानिशमंदी ये है कि मैं तुम्हें अपने ही जिस्म में रहने दूं और खुद बिल्ली के शरीर में रहकर भवानी शंकर का इत्मीनान बहाल रखूं। इस देश से बाहर जाते वक्त मैं सोचूंगी कि मुझे किस तरह तुमसे निबड़ना चाहिए। अपनी इस हालत को देखकर समझ लो कि मैं जब चाहूं भवानी शंकर से कहकर तुम्हारी जुबान बंद कर सकती हूँ। वो मुझे अपना आलाकार समझता है, मैं उसे अपना आलाकार बनाकर जब चाहूं तुम्हारे मंत्रों को रोक सकती हूँ। लिहाजा मुझे मजबूरन फिर एक बार बिल्ली के जिस्म में रहना होगा ताकि भवानी शंकर का इत्मीनान कायम रहे और वो हमें इस मुल्क से बाहर ले जाए। सामी की जुबान से यह सुनकर इत्मीनान हुआ कि वो फिर बिल्ली के जिस्म में समा जाएगी। वो मुझसे ज्यादा समझदार है। ये अच्छी तरह समझती थी कि बिल्ली के रूप में सीक्रेट सर्विस वालों की आलाकार बने बगैर वो मुझे वहां से निकाल कर नहीं ले जा सकेगी। हमारे दरमियान एक अजीब सी जंग जारी है। हमारी आपस में दुश्मनी है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हैं। मैं समझ रही थी
कि सामी यही बातें बताने के लिए बिल्ली के जिस्म से आजाद होकर लेडी एक्स के रूप में आई है, लेकिन बात कुछ और भी थी। वो इस फरेब को नहीं भूली थी जो इसके बाप के साथ किया गया था। इसने मुझे नफरत से देखते हुए कहा, पता नहीं तेरा जन्म कैसे हुआ था, शायद तो अपने बाप का नाम भी नहीं जानती होगी, इसीलिए तो ये भी नहीं जानती कि बेटी की जुदाई से माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती है। तूने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया, तेरी वजह से मेरी माँ सदमे सहते सहते मर गई। आज मेरे डैडी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन तुम सब ने मिलकर इन्हें धोखा दिया। तूने, भवानी शंकर ने, कर्नल ने और लेडी एक्स ने फिर एक बाप को इसकी बेटी से जुदा कर दिया। डैडी जिस तरह दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ से गए हैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम सब से गिन गिन कर बदले ले लूंगी। भवानी शंकर जो मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, मैं इस देश के बाहर जाकर इससे भी निपट लूंगी। लेडी एक्स का अंजाम तू देख रही है। इसका जिस्म रूह से खाली हो चुका है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब कर्नल की बारी है। उसने मेरे डैडी को दुख पहुंचाया है। मैं उसे इस दुनिया के तमाम दुखों से आज़ाद करने जा रही हूँ। वो दोबारा लेडी एक्स के रूप में वापस नहीं आई। तकरीबन आध घंटे बाद इस इमारत में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फिर खतरे की घंटियां गूंजने लगी। कमरे के बाहर नंगे फर्श पर फौजी बूटों की धमक सुनाई देने लगी। मेरी समझ में यही आया कि सामी ने रिवॉल्वर की गोलियों से कर्नल को हलाक कर दिया होगा। रिवॉल्वर लेडी एक्स के होस्टर में मौजूद था और वो बिला रोक टोक कर्नल की ख्वाबगाह में किसी भी बहाने से जा सकती थी। बहुत देर के बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुला। भवानी शंकर अपने 2 मातहत के साथ आया था। सबसे पहले उसने मुझे देखा। मैं इसी तरह बंधी हुई पड़ी थी जिस तरह मुझे छोड़कर गए थे। फिर उसने बिल्ली की जानब देखा। मेरी नजरें भी मेज पर गईं जहां मुर्दा बिल्ली पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो मुर्दा नहीं थी। मेज पर इत्मीनान से बैठी हुई दाएं पंजे से अपने सर को खुजा रही थी। भवानी शंकर ने इससे पूछा, क्या आप लेडी एक्स कमरे के अंदर आई थी? सामी ने इशारों में जवाब दिया। भवानी ने पूछा कि वो क्यों आई थी और क्या कह रही थी। वो फिर इशारों से जवाब देने लगी। भवानी शंकर ने अपने मातहतों से इन इशारों की वजाहत की। सामी ने उसे बताया कि लेडी एक्स कमरे में आकर मेरे हाथ पांव खोलना चाहती थी, लेकिन इसने फिर पंजे मारकर उसे भगा दिया। इसका जवाब सुनकर दोनों मातहत भवानी शंकर से तबादला ख्याल करने लगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि लेडी एक्स को क्या हो गया था। इसने एक ऐसी औरत को आज़ाद कराना चाहा जिसे बांध कर रखा गया था। इन लोगों की गुफ्तगू से पता चला कि लेडी एक्स कर्नल की ख्वाबगाह में गई थी और कर्नल के कुछ समझने और संभलने से पहले ही इसकी दोनों टांगों को गोलियों का निशाना बनाया था। 2 गोलियां दाएं रान में और 2 गोलियां बाएं रान में पेवस्त हो गई थी। कर्नल को फौरन तिबी इमदाद पहुंचाई जा रही थी। इनका ख्याल था कि वो बच तो जाएगा, लेकिन दोनों पैरों से अपाहज हो जाएगा। सामी ने उसे इस तरह मारा था कि वो जिंदा रहता, लेकिन एक अपाहज की तरह जिंदगी गुजारता। मारने वाली सामी थी, मगर लेडी एक्स कातिल समझी जा रही थी। वो कत्ल करने के बाद खुद भी मुर्दा बनकर कर्नल के करीब गिर पड़ी थी। वो आप ही आप कैसे मर गई थी, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कात्ता बिल्ली के रूप में इनके सामने बैठी हुई है। भवानी शंकर ने सामी से इजाजत लेकर मुझे आजाद कर दिया। उन्हें शुबा था कि मैंने वहां से फरार होने के लिए लेडी एक्स को अपने हमायती और अलाकार बना लिया था। कर्नल को इसी साजिश के तहत जख्मी किया गया था। इस ख्याल के पेश नजर वो मुझसे कई तरह के सवालात करते रहे। उनके इख्तियार में होता तो मुझे अजियतें देकर इस साजिश का इकरार करने पर मजबूर कर देते, लेकिन वो जानते थे कि मुझे हाथ भी लगाया गया तो सामी इनकी दुश्मन बन जाएगी और इनके लिए किसी भी मिशन में काम नहीं आएगी। वो मेरे खिलाफ कोई कदम ना उठा सके, लेकिन मुझसे और केदार से बहुत ज्यादा मुहतात रहने लगे। सामीन की नजरों में फूल थी और हम कांटे की तरह खटक रहे थे, और इस अरसे में मिशन पर जाने की तैयारियां मुकम्मल हो रही थी। मुझे और केदार को इस्लामी तहजीब सिखाई जा रही थी। हमें जहां भी जाना था मुसलमान बनकर जाना था, लिहाजा हमें मुसलमानों के रहने सहने, खाने पीने और बोलने के आदाब सिखाए जा रहे थे। केदार का नाम कादर बख्श और मेरा नाम सलमा कादर रखा गया था। हम दोनों की हैसियत मियाँ बीवी की थी, यानी सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता था। सामी कब मौका देती थी कि मैं एक रात भी अपने मियाँ कादर बख्श के साथ गुजार सकती। बहरहाल ट्रेनिंग हासिल करने में 6 माह गुजर गए और एक दिन हम दिल्ली से बजरिया ट्रेन काठिया रवाना हो गए। इस मिशन में भवानी शंकर हमारा लीडर था। मेरे, सामी और केदार के अलावा इसके 2 और मातहत थे। वो दोनों मेरी और केदार की कड़ी निगरानी करते थे। सामी बिल्ली के रूप में हमेशा भवानी शंकर के साथ रहती थी और मुझे भी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। एक रात हम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान के सरहदी शहर दिनाजपुर पहुंच गए। वहां हम सबके डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार थे, जिनकी रोज से हम मशरकी पाकिस्तान के बाशिंदे थे और क्यामे पाकिस्तान के वक्त से ढाका शहर में रहते आ रहे थे। दूसरे दिन हम ढाका के लिए रवाना हो गए। जैसा कि तुमने अखबारों में पढ़ा होगा या रेडियो की खबरों में सुना होगा, वहां जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। कितने ही गांव और शहर पानी में डूबे हुए हैं। ढाका शहर के भी कितने ही इलाके सैलाब की जद में आ गए थे। हम भी त्यारे से वहां पहुंचे। इस शहर में भी हमारे देश के कितने ही जासूस बेहतरीन रिहायशी इलाकों में रहते हैं। हमारी रिहाइश का इंतजाम
संखाई बाजार के पुराने इलाके में किया गया था। ये इलाका बूढ़ी गंगा के करीब है, इसलिए पानी में डूबा हुआ है। इसकी गलियों और मकानों में कहीं घुटने तक और कहीं कमर तक पानी आ गया था। भवानी शंकर ने इस सैलाब ज़दा इलाके में रहना पसंद किया क्योंकि वहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है।